आयनिक इक्विलिब्रियम में एक नया पार्ट हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो जर्नी हमारी चलेगी वो थ्योरी वाली चलेगी। जैसे पहले दिन आपने ये सीखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप्स क्या होते हैं, दूसरे दिन ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ सीखा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे, और अभी जो चौथी चीज़ तुम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हो वो एसिड की थ्योरी है। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। आपने जो बचपन में पढ़ा था कि एसिड इसे कहते हैं या फिर बेस इसे कहते हैं, बस वही चीज़ों को हम लोग अभी रिवाइज करेंगे एकदम बेसिक लेवल पर। ठीक है, और कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा एसिड वीक होगा, या फिर एसिड से रिलेटेड जो उनके आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत हम लोग करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, वो आपकी लाइफ में अब आएगा न्यू टर्निंग पॉइंट। ठीक है, कि Ka, Kb, Kw नए आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आएंगे, आप उनको डील करोगे। उसके अलावा फिर कल एक और टॉपिक सीखेंगे, लेवलिंग इफेक्ट ये क्या होता है, फिर कॉमन आयन इफेक्ट, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, और उसके बाद हम लोगों की बेसिकली पीएच, और पीएच के बाद फिर जाके न्यूमेरिकल्स की गाड़ी स्टार्ट होगी। तो काफ़ी थ्योरी वाला पार्ट है, लेकिन अगर सिस्टमेटिकली पढ़ो तो ठीक है, समझ में आता है धीरे धीरे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए, आपके नेचर में जितने भी एसिड एंड बेसिस होते हैं, अर्लियर ऐसा माना जाता था, आपने पढ़ा भी होगा इस चीज़ को, कि जो भी एसिड होते हैं आप उनको टेस्ट करके देख लो, अगर खट्टे लगे तो एसिड, कड़वे लगे तो बेस। बट what do you think, is it a good idea to taste acid? I just think, मुझे तो लगता है नहीं। मान लो कल को एक कंसनट्रेटेड HCl आपके सामने रखा है, क्या तुम उसको टेस्ट करके देखोगे? अगर तुमने ऐसा किया क्या हो जाएगा? जल नहीं जाएगा तुम्हारा प्यारा सा छोटा सा मुंह? ठीक है, क्या आपके पास जो बेस रखा है आप उस बेस को टेस्ट करके देखोगे? क्यों नहीं देखोगे? जल नहीं जाएगा आपका मुंह छोटा सा, या हो सकता है कुछ अदर डैमेज हो जाए, व्हाटएवर, मुझे क्या पता, लेकिन हो सकता है ना डैमेज तुम्हारी बॉडी को। तो किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट करके बताना कि हाँ तुम एक एसिड हो या फिर तुम एक बेस हो, इट इज़ अ वेरी बैड ऑप्शन, वेरी बैड ऑप्शन, बहुत ही बेकार ऑप्शन है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं हमारे पास जो हमें बताती हैं कि एसिड इस पर्टिकुलर चीज़ को कहेंगे, बेस इस पर्टिकुलर चीज़ को कहेंगे। तो इसके हिसाब से आपके पास जो एसिड एंड बेसिस की थ्योरी है, इस थ्योरी को 3 कैटेगरीज में पहले तो क्लासिफाई किया जाता है। 3 लोग ऐसे अभी तक हमारी हिस्ट्री में आगे जा चुके हैं जिन्होंने एसिड और बेस को क्लासिफाई करने का हमारे लिए काम किया। कौन है ये 3 लोग? सबसे पहला नाम इसमें हम लोगों के पूजनीय अर्हेनियस जी का आता है, जिसको आप लोग 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए हो। तो आपने जो 10th में या 9th स्टैंडर्ड में जो भी एसिड एंड बेसिस के बारे में पढ़ा, वो कुछ और नहीं बल्कि आप लोगों का अर्हेनियस कंसेप्ट था। ठीक है, जो आप पढ़ते थे ना कि हमारे हिसाब से एसिड वो होते हैं जो पानी में जाने के बाद आपको H+ आयंस प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज अर्हेनियस कंसेप्ट। बेस आर डिफाइंड एज दो स्पीशीज जो पानी में जाने के बाद आप लोगों के OH नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज आपका अर्हेनियस कंसेप्ट। तो ये था अर्हेनियस कंसेप्ट, जिसके बारे में तुम्हें एक छोटी सी जानकारी है, मैं ज़्यादा डिटेल में भी बताऊंगी, बट फिलहाल नाम बता देती हूँ। अब हुआ ऐसा कि अर्हेनियस की कुछ लिमिटेशंस थी। अब स्टार्टिंग में जब ये अर्हेनियस थ्योरी लॉन्च हुई तो बहुत लोगों ने इस थ्योरी को अप्रिशिएट किया, इवन दो आपने भी तो पढ़ा ही है ना इसको 10th स्टैंडर्ड में। लेकिन एज टाइम पासेस आपने ये ऑब्जर्व किया कि नेचर में ऐसी बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिली जिनके पास H+ आयन नहीं था, बट वो एसिड थी। ठीक है, अब बहुत सारी स्पीशीज आपको नेचर में ऐसी देखने को मिली जिनके पास पानी में डालने के बाद OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उन लोगों को बेस कहा गया। तो बिना H+ के या बिना OH नेगेटिव के कोई भी स्पीशीज एसिड या बेस कैसे हो सकती है?
तो अरहेनियस वॉज स्पीचलेस एट दैट मोमेंट, उन्होंने बोला मुझे नहीं पता। तो अब अरेनियस ने नहीं बोला मुझे नहीं पता, इट मीन्स दैट कि अरेनियस की जो थेरी है कि हर वो स्पीशीज जिसमें H+ होगा या हर वो स्पीशीज जिसमें OH नेगेटिव होगा, इस बेकार चीज है ये। तो अरेनियस थेरी चली गई, ठीक है, अरेनियस थेरी का अभी समापन हो गया। अब अरेनियस के बाद जो नेक्स्ट थेरी आई उसको हम लोगों ने पढ़ा, उसने अपने कंसेप्ट दुनिया को दिए, ठीक है। दैट थेरी वॉज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, ठीक है, ये हम लोगों के पास आया। ये कंसेप्ट के भी ड्रॉबैक्स निकले, ये भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि जो अरेनियस का ड्रॉबैक था और लगभग उसी के जैसा ड्रॉबैक ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का भी था, लेकिन ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने दुनिया के सामने कंजुगेट एसिड बेस कंसेप्ट रखा, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो, इसका एक दूसरा नाम भी होता है इस पर्टिकुलर थ्योरी का, कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट। ये जो कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट रखा गया, इससे बहुत सारी समस्या हमारी सॉल्व हुई, बहुत सारी, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड एज कंपेयर टू द कॉन्जुगेट बेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये काफी प्रचलित आपकी थ्योरी रही। अब उसके बाद ये थ्योरी भी चली गई। अब उसके बाद एक नेक्स्ट थ्योरी आई जो काफी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे रही थी, वो था आपका लेविस कंसेप्ट। देखो लेविस कितनी सारी जगह है, एक लेविस को तो आपने कहाँ पढ़ लिए थे बताओ, वो आपका स्टार्टिंग में ऑक्टेट रूल वाला लेविस वही है, ठीक है। लेविस कंसेप्ट आया, या फिर आप इसको कहोगे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। अब बात ऐसी थी कि जो अरहेनियस कंसेप्ट था ना, ये अरहेनियस कंसेप्ट कंप्लीटली बेस्ड था, किसके ऊपर बेस्ड था? ऑन दी H+ आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। ये तो आपने 10th में पढ़ा ही है या फिर 9th में पढ़ा है। बताता था ना वो कि अगर कोई स्पीशीज अपने अंदर से पानी में जाने के बाद H+ देगी, अगर कोई स्पीशीज अपने अंदर से OH नेगेटिव देगी पानी में जाने के बाद, तो इट वाज कंप्लीटली अ H+ एंड OH- बेस्ड कंसेप्ट। अच्छा, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड आया। ब्रॉन्स्टेड ने OH- को अपने क्या किया, कंसेप्ट में से हटा दिया। उसने सिर्फ किसको रखा? उसने रखा सिर्फ और सिर्फ H+ को। उसने सिर्फ और सिर्फ किसको रखा? H+ को। उसने सिर्फ और सिर्फ किसको रखा? H+ को, ठीक है, बराबर। अच्छा, तो उसके बाद आया आपका लेविस कंसेप्ट। लेविस कंसेप्ट क्या था? लेविस कंसेप्ट ने कहा कि ना मैं H+ को रखूंगा, ना मैं OH नेगेटिव को रखूंगा, मैं तो अब नई चीज का जन्म करवाऊंगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। मतलब उसने एसिड और बेसिस को इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समझाया। किसके टर्म्स में समझाया? उस इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास 3 प्रकार की थ्योरीज है, ठीक है। उन थ्योरीज को हमें पढ़ना है और वो थ्योरीज आपको जानकारी देंगी। किसके बारे में जानकारी देंगी? कि एसिड कौन होते हैं और बेस कौन होते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला कंसेप्ट दैट इज अरहेनियस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में मैं ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूंगी क्योंकि इस चीज़ को तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, तो ज़्यादा डिटेल में इसके घुसने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इट विल बी क्वाइट बोरिंग। तो एसिड्स आप अरहेनियस के अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड करोगे? अरहेनियस कैसे डिसाइड करता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड कहलाएगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस बेस कहलाएगा? तो अरहेनियस कहता है, देखो सिंपल है, आप उस पर्टिकुलर एसिड को पानी में डाल दो। पानी में डालने के बाद अगर उसने अपने अंदर में से H+ आयंस दिए, ठीक है, सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयंस, सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयंस, ठीक है, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इज नोन एज आप लोगों का एसिड। खत्म, ठीक है। किसमें डिसॉल्व करने का? पानी में डिसॉल्व करना। और पानी में डिसॉल्व करने के बाद यदि उसने अपने अंदर से क्या दे दिया? H+ आयन दे दिया, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एसिड। और अगर मान लेते हैं उस सब्सटेंस ने पानी में जाने के बाद अपने अंदर से OH नेगेटिव आयन दे दिया, तो वही पर्टिकुलर सब्सटेंस आप लोगों का क्या कहलाएगा? बेस। ये अरहेनियस का कंसेप्ट था। फिर अरहेनियस के कंसेप्ट के हिसाब से आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स की हमारे पास कमी थोड़ी ना है, राइट। आपने कहा कि ओके HCl मेरा एक एसिड है जो हमारे पेट में पाया जाता है। अच्छा, तुमने कहा HI हमारा एसिड है,
HNO3 को आपने एसिड कहा, H2SO4 को एसिड कहा, H3PO4 को एसिड कहा, ठीक है, HClO4 को एसिड कहा, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर बारी आती है बेस की, तो बेस में भी आपके पास कोई कम एग्जाम्पल्स थोड़ी ना है। आपने कहा ठीक है बेस मेरे पास बहुत सारे हैं, तुमने कहा कि LiOH ये एक बेस हो गया, मतलब ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सबके पीछे OH लगा दो। ओके, उसके बाद आपके पास CaOH होल ट्वाइस को उसने बेस कहा, ये FeOH होल ट्वाइस को बेस कहा। तो ये बेसिकली उसकी एसिड और बेस की डेफिनेशन थी। और यहाँ पे वो रुका नहीं, उसने एसिड्स को और उसने बेस को क्लासिफाई भी इवन करके दिया। ठीक है, उसकी जो थ्योरी थी उसने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स और बेस को क्लासिफाई भी किया। हाउ ही क्लासिफाइड एसिड एंड बेसिस, लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो देखो एसिड्स के बारे में उसने ये कहा, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को पानी में डालते हो, ठीक है, चाहे वो एसिड हो या चाहे वो बेस हो, तो पानी में जाने के बाद वो पर्टिकुलर स्पीशीज अपने अंदर में से कितने H+ आयंस प्रोड्यूस करके दे रही है, या फिर वो पर्टिकुलर स्पीशीज अपने अंदर में से कितने OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करके दे रही है, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे या फिर उसको बेस कहेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। अब जैसे मान लेते तुमने HCl को पानी में डाला, एक पार्टिकल HCl का, तो एक HCl का जो ये छोटा सा एक एटम, एक मॉलिक्यूल है, ये एक छोटा सा HCl मान लेते हैं अपने अंदर से पर मॉलिक्यूल कितने H+ दे सकता है। तो जब ये एक HCl पानी में जाएगा तो ये अपने अंदर से बेचारा पर मॉलिक्यूल सिर्फ एक H+ दे सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, एक ही H+ दे सकता है ये। तो ऐसे एसिड्स जो पानी में जाने के बाद सिर्फ एक H+ देते हैं उन्हें कहा जाता है मोनोबेसिक एसिड। अकॉर्डिंग टू हुम, अकॉर्डिंग टू अरेनियस। जो दो दे सकते हैं H+ आयन, दैट आर नोन एज व्हाट, डाई बेसिक एसिड। जो 3 दे सकते हैं दैट आर नोन एज व्हाट, ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, अच्छा, और उससे ऐसे ही सिमिलरली फॉर बेस, अगर बेस पानी में जाने के बाद एक OH नेगेटिव दे रहा है देन इट इज नोन एज मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, मुझे पता है भी इसको कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, उस कंफ्यूजन पे भी हम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन पहले मैं लिखवा देती हूँ। देखो कंफ्यूजन अभी यहाँ पे ये हो रही होगी, अगर आप बेस का क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आप वहां पे ट्राई एसिड क्यों लिख रहे हो, बराबर, और अगर आप एसिड का क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो वहां पे मोनोबेसिक क्यों लिख रहे हो। वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर उस एसिड ने एक H+ दिया होगा तो उसके एक H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितने OH नेगेटिव चाहिए होंगे, एक। देयरफॉर इट इज रिटन एज मोनोबेसिक। और अगर उसकी स्पीशीज ने अपने अंदर से एक OH नेगेटिव प्रोड्यूस किया होगा तो उसके उस एक OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितने H+ चाहिए होंगे, एक। देयरफॉर इट इज नोन एज मोनोएसिडिक। ठीक है, तो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज मोनो, ट्राई, डाई। सिमिलरली बेस आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज आपका मोनो, डाई एंड व्हाट, ट्राई। ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, जैसे एग्जाम्पल्स में यहाँ पे आ जाएगा HCl, HNO3, ठीक है, उसके अलावा HClO4। ये बेचारे सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही H+ आयन दे सकते हैं। और डाई बेसिक एसिड में कौन आ जाएगा, डाई बेसिक एसिड में तो बहुत सारे आ जाएंगे, H2SO4। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ आएगा H3PO3। अब कई लोगों के ना सेंटीमेंट्स हो जाएंगे हर्ट कि नहीं मैडम H3PO3 में तो 3 H निकलेंगे। महाराज वहां पे 3 H नहीं निकलेंगे, क्योंकि कभी भी अगर आप इस तरीके से एसिडिटी या बेसिसिटी किसी भी चीज की डिफाइन करते हो ना, तो सबसे पहले वहां पे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया करो। ठीक है, देखो ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर तुमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होता तो तुम्हें पता चलता कि ये जो महाराज है आपका H3PO3, ये जो है ये किस तरीके का ही बला है, कैसा दिखता है ये। ठीक है, जिस प्रकार से इसका ये स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर के अनुसार, ठीक है, जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तब आपको पता चलेगा कि अरे तुम तो देने वाले थे कितने, आपके एक H, अरे तुम तो देने वाले थे 2, लेकिन दे रहे हो तुम इतना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वाली चीजें। तो H3PO3, एक मिनट, मैंने H3PO3 लिख दिया उसको, 2 मिनट।
अच्छा इसको ये रहा, यहाँ पे आ जाते हैं। ये वाला आपका H3PO3, तो ये H3PO3 इसमें नहीं आएगा, इसको कर दो H2PO3, तो नहीं कर सकते ये वाली चीज। हाँ इसको एक काम कर लेते हैं, करेक्शन कर लेते हैं, H2PO3 इसको ऐसा कर लो। अब बताओ, अब इसका स्ट्रक्चर बना लो। तो देखो ये क्या होगा, P, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, आपके 2 ही H है। अच्छा अब यहाँ पर H3PO4, ये आपके 3 H दे देगा। बस इसी तरीके से बेस के तो इतने कॉमन एग्जाम्पल हैं कि तुम सभी को पता है, उसमें तो तुम्हें ज़्यादा नीड होती नहीं है एग्जाम्पल्स की। जैसे मोनो एसिडिक बेस में NaOH वर्ल्ड फेमस, KOH, डाई वाले में आपके पास वर्ल्ड फेमस लोग आ रहे हैं, MgOH, ठीक है वाले होल ट्वाइस 2, CaOH2 वाले। अच्छा ट्राई में तो उससे भी फेमस वाला आता है FeOH होल थ्राइस 3, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आ जाता है। तो इस प्रकार से एसिड और बेस को क्लासिफाई किया जाता है अर्हेनियस के द्वारा कि पानी में जाने के बाद, ठीक है, पानी में जाने के बाद कौन कितने कितने नंबर ऑफ H+ या कौन कितने कितने नंबर ऑफ क्या करते हैं H+ या OH नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मैंने अर्हेनियस के हिसाब से जो चीज बैठती है जैसी लॉजिकल वो तुमको बता दी। अब इस अर्हेनियस की जो एसिड बेस की थ्योरी है, इस एसिड बेस की थ्योरी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हमको तैयार करने हैं। उस नोट में जो सबसे पहला पॉइंट होता है, वो पहला पॉइंट ये है, हमारे सामने इसको रखा जाता है H3BO3 को। कौन है ये H3BO3? ये है आप लोगों का बोरिक एसिड। इसे क्या कहते हैं हम लोग? बोरिक एसिड। अब हमें एक नज़र से देखने में लगता है कि अगर इस H3PO3 को मैंने पानी में यदि डाला तो ये H3PO3 पानी में जाने के बाद आप लोगों का क्या करेगा, क्या करेगा आप लोगों का 3 H+ आपको देगा। और क्योंकि ये 3 H+ देगा तो हम बोलेंगे वेरी गुड, यू आर अ वेरी गुड अर्हेनियस एसिड, राइट। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं बोरिक एसिड H3BO3 से। बट रियलिटी में आपका जो ये बोरिक एसिड है, इसको हम लोग अर्हेनियस एसिड नहीं कहते। अब ध्यान देना, यहीं पे लगा झटका, ये आप लोगों का अर्हेनियस एसिड नहीं है, इज नॉट अर्हेनियस एसिड। यानी कि ये पानी में जाने के बाद ये आप लोग अगर उससे ये उम्मीद कर रहे थे कि देखो जब हम तुम्हें पानी में डालेंगे तो पानी में जाने के बाद तुम गुड बॉय के जैसे 3 टाइम्स ऑफ H+ प्रोड्यूस कर लेना और कुछ इस तरीके का सीन कर लेना, तो ऐसा नहीं होता है। ये पानी में जाने के बाद H+ प्रोड्यूस करके आपको नहीं देता, बल्कि ये इतना शैतान है कि ये जो पानी होता है उसी पानी में जाने के बाद वो जो पानी क्या है, H+ OH नेगेटिव का कॉम्बिनेशन ही तो है पानी, तो उस पानी से बल्कि ये OH नेगेटिव मांग लेता है। ठीक सोचो कितना बेशर्म है, बल्कि पानी से OH नेगेटिव मांग लेता है और पानी से OH नेगेटिव मांग लेने के बाद ये बन जाता है BOH4 और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, और आपका बेचारा पानी हो जाता है सिंपली H+। ये ऐसा H3O+, ये ऐसा। तुम्हें लगेगा कि ये चीज कैसे आई, तो इसको मैं बता देती हूँ। बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हो जाता है, बाद में खुद को कन्वर्ट कर लेता है ये इस तरीके से, OH यहाँ पे नेगेटिव दे देते हैं, यहाँ OH और यहाँ पे OH, ये ऐसे स्ट्रक्चर में। मतलब पानी में H+ देने के बजाय ये बल्कि पानी से OH नेगेटिव एक्सेप्ट कर लेता है। ये क्या करता है, OH नेगेटिव को एक्सेप्ट करता है। और जैसे जैसे अभी ये वीडियो लेसन आगे जाएगा तो उससे तुम्हें ये शिक्षा मिलेगी कि सिंस ये एक OH नेगेटिव एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो स्पीशीज OH नेगेटिव को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, उस स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, लेविस एसिड। तो यानी कि बोरिक एसिड आपका अर्हेनियस एसिड नहीं है, बोरिक एसिड आप लोगों का कौन सा वाला एसिड है, लेविस एसिड है, ठीक है। H3BO3 इज अ लेविस एसिड। क्यों वो लेविस एसिड है, क्योंकि उसने पानी के पास से OH नेगेटिव एक्सेप्ट किया। उसने पानी के पास से क्या किया, OH नेगेटिव एक्सेप्ट किया, बल्कि उसने पानी को नहीं दिया, उसने पानी को H+ नहीं दिया, लेकिन उसने पानी के पास से क्या कर लिया, आपका OH नेगेटिव ले लिया। और जो जो स्पीशीज
पानी के पास से आप लोगों का OH नेगेटिव ले लेती है आर नोन एज आप लोगों का क्या कहते हैं, आपकी लेविस एसिड, और नहीं दे पाई इसीलिए वो अर्हीनियस एसिड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को ये शिक्षा मिल गई कि आप लोगों का जो ये बोरिक एसिड है, ये बोरिक एसिड को गलती से भी आप एसिड नहीं कहोगे क्या, नहीं ऐसा नहीं है, उसको अर्हीनियस एसिड नहीं कहोगे। ठीक है, क्योंकि अर्हीनियस का मतलब होता है जो पानी में जाने के बाद H+ दे। ठीक है, जो पानी में जाने के बाद H+ दे। ठीक है, ओके। अब उसके बाद और कुछ हमको समझ में आ रहा है कि और भी कुछ बातचीत है। एक और बातचीत है, बातचीत ऐसी है कि जब भी, ठीक है, जब भी हम किसी भी एसिड को पानी में डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लेट्स से डाल दिया HClO4 को, तो HClO4 को जब मैंने पानी में डाला, तो पानी में डालने के बाद तुम तो जानते हो कि वो पानी से H+ निकाल देगा, तो एक निगेटिव पार्ट बचेगा। बोलो वो निगेटिव पार्ट क्या है? निगेटिव पार्ट इज Cl(O4) नेगेटिव। अब जो बचा हुआ पार्ट है H+, उसे कभी भी ऐसा मत लिखना, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट मत करना। जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये होगा कि जो H+ वहां पे HClO4 ने पैदा कर दिया, ठीक है, उसको जो उसने पैदा करके दिया, उस पैदा किए हुए H+ ने H2O के साथ रिएक्शन की, H+ और H2O के बीच में रिएक्शन हुई, और उसकी वजह से वहां पर क्रिएट हो गया आपका क्या, H3O+, नोन एज व्हाट, हाइड्रोनियम आयन, नोन एज व्हाट, हाइड्रोनियम आयन। इस चीज को कंफर्म किया गया है विद द हेल्प ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसको किसकी मदद से किया गया है कंफर्म? एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से, कि हाँ आपके H+ के फॉर्मेट में नहीं रहते हैं, वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्मेट में रहते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट नोट का ये है, अगर मैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की बात करूं, अब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में बताओ कौन कौन आता है? ग्रुप 1 में आता है लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ठीक है, हेलिना की रब से फरियाद, ये आता है फ्रेंशियम। अगर मैं इससे इसका बेस मांगूंगी कि बता तेरा बेस कौन है, ये बोलेगा NaOH, ये बोलेगा KOH, ये बाजू वाले भी बोलेंगे RbOH, CSOH, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इनके बेस है। फ्रेंशियम को भी चलो लिख लेते हैं FrOH, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। Li को मैं पूछा कि बता तेरा बेस कौन है, तो बोलेगा LiOH। बात ऐसी है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में आपके पास जितने भी बेस होते हैं, ये सारे के सारे बेस स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम टू फ्रेंशियम, ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग बेसिस में कैलकुलेट होते हैं, सभी के सभी स्ट्रॉन्ग बेस में कैलकुलेट होते हैं, एक्सेप्ट दिस, ये इकलौता मनहूस अपने ग्रुप में, ठीक है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस के जैसे बिहेव नहीं कर रहा है। इकलौता अपने ग्रुप में ये किसके जैसे बिहेव नहीं कर रहा? स्ट्रॉन्ग बेस के जैसे बिहेव नहीं कर रहा। ठीक है, तो बस यही पूरी कहानी थी, किस चीज की? आप लोगों की अर्हेनियस थ्योरी की। ठीक है, अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये उसकी पूरी की पूरी कहानी थी। तो अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस क्या है, किस टाइप से हमने उसको क्लासिफाई किया है, ये सारी बातचीत तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एक और है इंपॉर्टेंट चीज, कि आप लोगों ने जो ये एसिड्स को हमने क्लासिफाई किया या हमने बेस को क्लासिफाई किया, इस क्लासिफिकेशन से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें भी बता दी कि अच्छा ये इस फॉर्मेट में रहेगा, ये इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इन सारी चीज़ों के ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स ये कि आपके पास ऐसे बहुत सारी स्पीशीज जिनके अंदर में से H+ निकलता ही नहीं, छोड़ो, उनके पास होता ही नहीं है H। लेट्स से यू हैव BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में तो एक भी H नहीं है, तो बताओ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को एसिड कह दिया नेचर में, कैसे? अमोनिया NH3, तुम्हें देखने से तो लग रहा है कि इस बंदे के पास हाइड्रोजन है, तो तुम्हें लगेगा कि इसको मैं एसिड कहूं, बट महाराज ये तो आप लोगों का बेस निकलते हैं। तो ऐसी कई स्पीशीज होती हैं जिनके पास H होता नहीं है फिर भी वो एसिड है, कई के पास हमें लगता है कि H है फिर भी वो बेस है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी थी एरेनियस के एसिड बेस कंसेप्ट में, तो वो कंसेप्ट हटा और उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आया जो आपने अभी तक लोअर स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है, दैट इज प्रोटोनिक
कंसेप्ट द कंसेप्ट ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आपको क्या कहता है, इस कंसेप्ट के बारे में हम लोग देखते हैं, बातचीत करते हैं। तो कंसेप्ट देखो कुछ इस प्रकार से, बहुत ही सिंपल सा। उसने अब इसको भी एसिड को डिफाइन करना है, ये भी तो एसिड को डिफाइन करेगा। तो इसने अपनी एसिड और इसने अपने बेस की परिभाषा दुनिया के सामने रखी और दुनिया वालों को कहा कि देखो अकॉर्डिंग टू मी अगर मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, और उस सब्सटेंस ने अपने अंदर में से क्या किया है, लूज कर दिया है, क्या H पॉजिटिव, क्या लूज कर दिया है, ध्यान से सुनना, H पॉजिटिव लूज कर दिया है, तो भाई वो एसिड होगा। तुम बोलोगे कि अरेनियस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड के एसिड में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है ना। आपका अरेनियस का एसिड भी प्रोटॉन डोनर था, प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव डोनर था, और यहाँ पे जो लॉरी का एसिड है ये भी प्रोटॉन डोनर है, बोथ आर द सेम थिंग। लेकिन अब बात आती है बेस पर। तो अरेनियस के अकॉर्डिंग बेस वो होता था जो H पॉजिटिव को जो OH निगेटिव को प्रोड्यूस करता था। बट लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि देखो मेरे अकॉर्डिंग बेस उस सब्सटेंस को कहेंगे, ठीक है, जो क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। यानी कि लॉरी और ब्रॉन्स्टेड के इसमें OH निगेटिव जैसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है, वहां पे सिर्फ एक ही कंसेप्ट है H पॉजिटिव को लेकर। तो यानी कि एसिड वो स्पीशीज जो H प्लस को लूज करे और बेस वो स्पीशीज जो वो क्या करे, उस पर्टिकुलर H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे। तो एसिड क्या करता है, प्रोटॉन का सोर्स है, सोर्स मतलब जो प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, एसिड्स को अगर कुछ पूछेगा कि एसिड्स क्या है, तो एसिड्स प्रोटॉन के सोर्स है। प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव है ना, क्योंकि वो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। और अगर कोई पूछेगा कि बेस क्या है, तो बेस आपके प्रोटॉन का सिंक है। सिंक का मतलब भूखे हैं, प्रोटॉन को खा जाते हैं, बराबर, ये क्या हो जाते हैं, प्रोटॉन को खा जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से काम चलता है। तो इन द सेंस अभी लॉरी और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एक स्पीशीज क्या हुई, H प्लस देने वाली, और दूसरी स्पीशीज क्या हुई, उसी H प्लस को लेने वाली। ठीक है, उसी H प्लस को ही लेने वाली। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की उत्पत्ति होती है, दैट इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की उत्पत्ति होती है, दैट इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नामक बला क्या है, इसको ध्यान से सीखेंगे। इस चैप्टर में तो देखो हम लोग इसको इतना ज़्यादा यूज़ करने नहीं वाले, मतलब स्ट्रेंथ वगैरह को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे सिर्फ हम पढ़ रहे हैं। जो आपकी आगे GOC आएगी, उस GOC में आप इसको बहुत यूज़ करोगे, काफ़ी यूज़ करोगे, मतलब काफ़ी। देखो कंसेप्ट क्या है, आपके पास कोई एक एसिड है HX, ये मेरा एसिड है, इसमें मैंने डाला बेस, मतलब मैंने एसिड और बेस दोनों को साथ में रख दिया। अब होगा क्या, तुम तो जानते हो एसिड का काम होता है H को भगा देना। तो HX में से अगर H चला गया तो क्या बचेगा, सिर्फ X निगेटिव बचेगा। अब वो जो H प्लस भगाया गया है, बेस का काम होता है उस H को एक्सेप्ट करना। तो बेस क्या करेगा, उस H को एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट कराने के बाद क्या बन जाएगा, BH पॉजिटिव, बराबर इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो देखो रिएक्शन होने से पहले या फिर इस प्रकार का आदान प्रदान शुरू होने से पहले HX को आप कहते थे एसिड। क्या ये बात समझ में आ रही, हाँ। लेकिन जब यही एसिड ने अपने अंदर में से H को निकाल फेंका, तो H के निकाल जाने के बाद जो निगेटिव स्पीशीज बची आपके पास, दैट इज X निगेटिव, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। एसिड जब अपने अंदर में से H पॉजिटिव निकाल देता है, तो जो नई नेगेटिव स्पीशीज बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ, द स्पीशीज विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम द एसिड इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस। और पहले B कौन था, पहले B एक बेस था। अब उसी बेस ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट कर लेने के बाद जो नई स्पीशीज बनी BH पॉजिटिव,
दैट BH पॉजिटिव इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड। बराबर, वो BH पॉजिटिव आपका क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। तो इस तरीके से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की ये थ्योरी रहती है, ठीक है। अब इस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की थ्योरी के कुछ छोटे बहुत एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको कई बार क्वेश्चंस वगैरह सिंपल सिंपल से पूछे जाते हैं, जो कि बहुत सिंपल होते हैं। आगे तुम GOC में भी पढ़ोगे उसको, बट राइट नाउ हम लोग GOC जैसा उतना डिटेल तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, बट कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है HCl, ठीक है, प्लस H2O। बोलो कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बताइए, HCl ने अपने अंदर से H लूज कर दिया, क्या बना? Cl नेगेटिव। H2O ने उसी H को एक्सेप्ट कर लिया, तो तुम बताओ क्या बनेगा? H3O पॉजिटिव। जब पानी H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या बना लेता है? H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। HCl क्या कहलाएगा? एसिड। Cl नेगेटिव क्या कहलाएगा? उसका कॉन्जुगेट बेस। H2O क्या कहलाएगा? बेस। और H3O पॉजिटिव क्या कहलाएगा? उसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं आपके पास होता HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव में मैंने डाला अमोनिया। अब अमोनिया डालने से क्या होगा? जैसे पानी H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है ना, वैसे अमोनिया भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक्सेप्ट कर सकता है। यह आपने पुराने लेक्चर्स में सीखा है, कुछ भी नया नहीं बताया जा रहा है। तो HSO4 नेगेटिव से अगर एक H प्लस चला गया तो तुम्हारे अकॉर्डिंग बचेगा SO4 माइनस। नहीं, H प्लस चला गया। देखो, जब H प्लस जाता था तो Cl, जब Cl पे अभी कोई चार्ज है क्या? नहीं। तो H प्लस के जाने के बाद Cl पे एक निगेटिव चार्ज आता था, मतलब जितने H लेकर जाओगे उतना निगेटिव चार्ज क्रिएट करोगे। अब SO4 निगेटिव के पास तो पहले से एक निगेटिव है, और H के चले जाने की वजह से एक निगेटिव और आ जाएगा, तो ओवरऑल कितने निगेटिव हो गए? -2, ठीक है। और उसी तरीके से NH3 ने उस H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब उसके पास NH4 हो गया और पॉजिटिव आ गया। तो HSO4 नेगेटिव क्या है? HSO4 नेगेटिव एसिड है। SO42 नेगेटिव उसका कॉन्जुगेट बेस है। NH3 बेस है और NH4 पॉजिटिव उसका कॉन्जुगेट एसिड है। ये इस तरीके से चलता है हिसाब किताब, है ना? ये इस प्रकार से चलेगा। तो कॉन्जुगेट एसिड या फिर कॉन्जुगेट बेस, ये क्या होते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए, आगे काम आता है, ठीक है। आगे ये सारी चीजें क्या आती हैं? काम आती हैं, बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है। इवन कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपको ये फलाना फलाना हमने स्पीशीज दे दी है, इस फलाना फलाना स्पीशीज का कॉन्जुगेट एसिड लिखकर दिखाओ, या इस पर्टिकुलर स्पीशीज का कॉन्जुगेट बेस लिखकर दिखाओ। अब कई लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि कॉन्जुगेट एसिड किस वाला को कहते हैं और कॉन्जुगेट बेस किसको कहते हैं, तो बोलते हैं हे भगवान नहीं पता, रहने दो, छोड़ो, जान दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है कि आपको कॉन्जुगेट बेस लिखना है। क्या करना है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट बेस लिखना है। किसका कॉन्जुगेट बेस लिखना है? HCl का, H2SO4 का, HSO4 नेगेटिव का और H2O का, ठीक है। अच्छा, ये आपको लिखना है। अब बताओ सबसे पहले, ठीक है, 1 मिनट। आप ठीक है, तो अब इसका कॉन्जुगेट बेस लिखना है। तो कॉन्जुगेट बेस लिखते कैसे हैं वो पता होना चाहिए। तो कॉन्जुगेट बेस लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी स्पीशीज आपको दी गई है उस स्पीशीज के अंदर से आप क्या कर दो? H पॉजिटिव को रिमूव कर दो, और कुछ भी नहीं। तो अगर आपको HCl दिया है तो बताओ इस HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? HCl का कॉन्जुगेट बेस होगा Cl नेगेटिव। H2SO4 दिया है। अच्छा, अब एक बार में ना दो H मत निकाल देना, एक बार में एक ही निकालना, ठीक है। तो ये हो जाएगा HSO4, और एक H प्लस निकाले हो तो उसके बदले में ये पावर में -1। HSO4 नेगेटिव में से एक H निकाल दिया तो सिर्फ SO4 बचेगा, और एक माइनस पहले से है, ये हो जाएगा आपका -2। H2O है,
H2O में से एक H प्लस निकाल दिया तो क्या बचेगा, OH। पहले से कोई पावर नहीं थी तो अब आ जाएगा -1। ठीक है, ये हो गया। तो कॉन्जुगेट बेस या फिर कॉन्जुगेट एसिड लिखना बहुत ही सिंपल चीज है। जैसे अभी तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया, राइट कॉन्जुगेट एसिड्स किसका, NH3 का, H2O का, ठीक है, एंड RNH2 का। ऐसे और मिलेंगे GOC में। जब हम लोग वहाँ GOC में एसिडिटी, बेसिसिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का जब कंपैरिजन सीखेंगे ना, तो वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। फिलहाल अभी हम लोग कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ वाला टॉपिक पढ़ नहीं रहे, उस टॉपिक में भी हम अपनी मुंडी नहीं घुसा रहे, तो देयरफॉर हम लोग अपना दिमाग ज़्यादा कॉन्जुगेट एसिड और ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस में डाल ही नहीं रहे, सिर्फ उतना डाल रहे हैं जितने से तुम्हें बस पता होना चाहिए कि हाँ कॉन्जुगेट एसिड या बेस ये से कहते हैं, ऐसे निकालते हैं, और उसको कंपेयर कैसे करना है, क्या उसका बेसिक फंडा है, ये सारे फंडे आपको GOC में मिलेंगे। अब कॉन्जुगेट एसिड कैसे लिखते हैं, कॉन्जुगेट एसिड के लिए आपको अपनी स्पीशीज में H पॉजिटिव ऐड करना रहता है। क्या करना है, H पॉजिटिव ऐड करना है। तो NH3 ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया तो NH4 बन जाएगा और ये +1। H2O ने एक H एक्सेप्ट किया तो H3O बन जाएगा और +1, राइट। RNH2 ने एक H को एक्सेप्ट किया तो हो जाएगा RNH3 और ये +1। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोगों का काम हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, कि इस प्रकार से कॉन्जुगेट एसिड लिखोगे, इस तरीके से कॉन्जुगेट बेस लिखोगे। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में मुझे नहीं लगता कि कोई अंतर होना चाहिए। इसे बोला जाता है कॉन्जुगेट पेयर। ये जो मैंने ऊपर लिखा के दिया था ना, इस चीज को कहा जाती है कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेट पेयर। अब अगर किसी को ये आए डाउट, मैम व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्जुगेट, तो थोड़ा गूगल कर लो, मिल जाएगा, डिक्शनरी ले लो, मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है जोड़ी, कपल्ड, साथ साथ रहने वाली चीज, एक है तो एक उसके साथ भी है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का लॉरी ब्रॉन्स्टेड का जो एसिड और बेस का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे होता है समाप्त। तो यही था बस लॉरी ब्रॉन्स्टेड। ये तो तुम 10th में भी सीख सकते थे। तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज अगर तुम्हें 10th में सिखाई जाती तुम नहीं सीख पाते? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि कर लेते यार, क्यों नहीं कर पाते? सिंपल सी चीज है, क्यों नहीं कर सकते? हाँ, वो चीज सिखानी चाहिए थी, सिलेबस में होनी चाहिए थी आप लोगों के। अब नहीं है तो उस पर अपन कुछ नहीं किया जा सकता। बस याद रखना, एसिड H+ का डोनर रहेगा। ठीक है, H+ का क्या रहेगा, एसिड मतलब जो प्रोटॉन का सोर्स है। प्रोटॉन का सोर्स मतलब वो है आप लोगों का H पॉजिटिव डोनर। ठीक है, और बेस क्या है, प्रोटॉन का सिंक है। सिंक का मतलब जो H+ को एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, H+ का एक्सेप्टर। तो इस प्रकार से लॉरी और ब्रॉन्स्टेड के द्वारा दी गई है आप लोगों की थ्योरी है। H+ निकालने के बाद जो स्पीशीज बची दैट इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस, और H+ के एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीशीज बनी दैट इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस लगे तो एक दो और कर लेते हैं। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि HCO3 निगेटिव है, इसमें आप H2O डालिए और बताइए क्या रिएक्शन हुई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे पूछ लिया गया कि H2SO4 है, उसमें आपने अमोनिया डाला तो बताओ क्या होगा। तीसरा NH3 है, प्लस आपने उसमें H2O डाला तो बताइए क्या होगा। तो अब इसके पहले ना अपन रिएक्शंस लिख लेते हैं। तो पहले इजी वाले पार्ट करते हैं। H2SO4 ये क्या करेगा, अपने अंदर से H+ लूज करेगा। तो H+ लूज करने के बाद HSO4 नेगेटिव और NH3 में आ गया NH4 पॉजिटिव। ठीक है, ये एसिड, ये बेस, ये आपका कॉन्जुगेट बेस और ये कॉन्जुगेट एसिड। NH3 और H2O के बीच में, ठीक है, NH3 और H2O के बीच में। अब देखो यहां से एक इंसान को आता है डाउट, इस पे भी अपन बात करेंगे अभी इसी के आगे। अभी ऊपर के एग्जाम्पल्स में अगर तुम देखोगे तो ऊपर के एग्जाम्पल्स में देखकर तुम्हें साफ साफ समझ में आ रहा है कि NH3 इज अ बेस। इवन हम लोग ज्यादातर टाइम NH3 को एज अ बेस ही अज्यूम करते हैं कि वो H+ एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ,
जो ऊपर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, यहाँ तो H2O भी ऐसा बेस काम कर रहा है, H2O भी यहाँ पे ऐसा बेस काम कर रहा है, तो इसका मतलब NH3 भी यहाँ पे ऐसा बेस काम कर सकता है, यहाँ पे H2O भी ऐसा बेस काम कर सकता है, लेकिन H2O एज अ एसिड भी काम कर सकता है, NH3 एज अ बेस ही काम कर सकता है, लेकिन H2O तो एसिड एज वेल एज बेस दोनों के जैसे काम कर सकता है। अब दोनों ही यहाँ पे बेस है, तो बात यह आएगी कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो ऐसा बेस बिहेव करेगा कंपैरेटिवली, और जो उससे कमजोर होगा वो कंपैरेटिवली उसके कंपेयर में कैसे ऐड करेगा, बिहेव करेगा एज एन एसिड। तो बिटवीन NH3 एंड H2O जो आपका नाइट्रोजन होता है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, देयरफॉर ये एक्ट करता है एज अ बेस एंड वाटर एक्ट करता है एज एन एसिड। क्यों ऐसा करता है वो GOC में सीखेंगे, उसके रूल्स नियम कायदे। तो अगर NH3 ने एज अ एसिड काम किया, सॉरी एज अ बेस काम किया, तो क्या बना लेगा, NH4 पॉजिटिव, और H2O क्या बना लेगा, उसने तो अपना H प्लस खो दिया ना, तो वो हो जाएगा OH नेगेटिव। NH4 पॉजिटिव विल बी नोन एज कॉन्जुगेट एसिड, OH नेगेटिव विल बी नोन एज व्हाट, आपका कॉन्जुगेट बेस। अब ये ऊपर वाली रिएक्शन में आ जाओ, HCO3 नेगेटिव और H2O है। HCO3 नेगेटिव मान लेते हैं एसिड के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। अगर HCO3 नेगेटिव ने एसिड के जैसे बिहेव किया तो होगा क्या, CO3 नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस बन के रेडी है, और यहां आ जाएगा H3O पॉजिटिव, और ये बन गया आप लोगों का कॉन्जुगेट एसिड। अब लेकिन तुम तो जानते हो कि पानी एज एसिड भी बिहेव कर सकता है, डिपेंड्स की कंपैरेटिवली HCO3 नेगेटिव की उसके कंपेयर में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। मान लेते हैं इस बार पानी एज एन एसिड बिहेव कर रहा है, अगर पानी ने एज एन एसिड बिहेव किया तो पानी अपना क्या करेगा, H प्लस लूज कर देगा और बना लेगा OH नेगेटिव, और HCO3 नेगेटिव को H प्लस देगा कि रख तू H प्लस, तो पहले से एक H था, एक और H आ गया तो H2CO3 हो जाएगा। -1 था, एक और H आने से +1 होता है, तो -1 + 1 ऑल ओवर पावर कितनी हो गई, 0। तो तुम यहां ये देख रहे हो कि H2O आपके पास एक ऐसी स्पीशीज है जो एज एन एसिड भी बिहेव कर पा रही है और एज एन बेस भी बिहेव कर पा रही है, ठीक है। H2O आपके पास एक ऐसी स्पीशीज है जो एज एन एसिड भी बिहेव कर पा रही है, जो एज अ बेस भी बिहेव कर पा रही है। तो ऐसे केस में हम लोग उन पर्टिकुलर स्पीशीज को कहते हैं एम्फीप्रोटिक। क्या कहते हैं उनको हम लोग, एम्फीप्रोटिक। ये सारे भाषा, ये सारे वर्ड्स तुम लोगों को अच्छे से याद रखने हैं अपने दिमाग में। कभी कभी पेपर में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज एम्फीप्रोटिक, तो हम लोगों को याद ही नहीं रहता, ठीक है। बोथ एज एन एसिड एज वेल एज ए बेस इज कॉल्ड एम्फीप्रोटिक। तो हमको ये पता ही नहीं रहेगा कि जब एम्फीप्रोटिक किस बला को कहते हैं, तो हम कैसे ऑप्शन को टिक मार के बताएंगे, है ना। इसीलिए एम्फीप्रोटिक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपके कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की थ्योरी, बस, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो ये जो हमने अभी तक पूरी बातचीत की, इस पूरी बातचीत में अब हम लोग नाम देखो जब जब सुनते हैं, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ गई हूं। अब हम बात करते हैं अमोनिया की। तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर का, तुम्हारे अंदर का जो सिस्टम है वो ऐसा फिट है कि अमोनिया, भाई तू तो एक बेस है, ठीक है। हम कभी अमोनिया को ये नहीं सोचते कि देख अमोनिया तुम एक एसिड हो, बट रियलिटी में, ठीक है, अमोनिया जो है आप लोगों का पानी के जैसे वो भी एम्फीप्रोटिक है। अब कई बुक्स में उसको एम्फोट्रिक भी लिखा रहता है, मैं उसको लिख देती हूँ यहाँ पे, एम्फोट्रिक, ठीक है। एम्फोट्रिक वो भी पानी के जैसा ही क्या है आप लोगों का, एम्फोट्रिक है, एग्जैक्टली वो पानी के जैसा वो भी क्या है आप लोगों का, एम्फोट्रिक है। अब ऐसे में आप अगर बोलोगे, ठीक है, कि पानी और अमोनिया तुम दोनों के दोनों अगर एम्फीप्रोटिक हो या एम्फोट्रिक हो, तो मैं डिसाइड कैसे करूं कि NH3 तुझे इस बार एज अ बेस बिहेव करवाऊं कि NH3 तुझे इस बार एज अ एसिड बिहेव करवाऊं। होता ऐसा है कि जब जब हम NH3 को आपके वाटर एक्वस मीडियम में यूज करते हैं,
ठीक है, कौन से मीडियम में यूज करते हैं? एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर। तो वाटर के साथ जब आपने NH3 को डिसॉल्व किया तो एक्चुअल में NH3 एज अ बेस बिहेव करता है। उसके अंदर का जो बेसिक प्रॉपर्टी वाला कीड़ा रहता है ना, वो डोमिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है अगर आपने उसको एक्वस सोल्यूशन में बिहेव करवाया तो। बराबर, अगर आपने उसको एक्वस सोल्यूशन में क्या करवाया है, बिहेव करवाया है तो तब अमोनिया एज अ किसके जैसे बिहेव करेगा? एसिड। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, सॉरी, किसके जैसे बिहेव करेगा? एज अ बेस। बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि अमोनिया अदर मीडियम्स में, पानी को छोड़कर अदर मीडियम में वो बिहेव एज अ बेस ही करेगा। अदर मीडियम में अगर आपने उसमें कुछ और डाल दिया बिसाइड वाटर के अलावा भी NaNH2, ठीक है, तो ऐसे में अगर आपने थोड़ा सा कुछ अलग मीडियम चेंज कर दिया तो ऐसे में अदर सॉल्वेंट में, अदर देन वाटर के केस में, आप बेचारे अमोनिया को पाओगे कि वो कैसे बिहेव कर रहा है? एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है। तो अगर तुम्हें कोई पूछेगा कि NH3 प्लस H2O NH4 पॉजिटिव बनेगा प्लस OH निगेटिव बनेगा, ये ट्रू है कि फॉल्स? तो ये ट्रू है। लेकिन वही NH3, ठीक है, एज अ एसिड भी बिहेव कर सकता है। और अगर उसने ऐसा एसिड बिहेव किया तो NH2 निगेटिव बनाएगा। ठीक है, NH2 निगेटिव बनाएगा और यहां से OH निगेटिव। ये ऐसा भी कर सकता है, वो एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है, वो एसिड भी बिहेव कर सकता है। दोनों तरीके से वो काम कर सकता है, दोनों तरीके से वो काम कर सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से। तो ये थी लॉरी और ब्रॉन्स्टेड की एसिड बेस की कहानी। अब आ जाते हैं हम लोग आपकी तीसरी कैटेगरी में। तीसरी कैटेगरी हम लोगों को अगेन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि GOC में पढ़नी है, बहुत ही डिटेल में। अभी हम लोग उतने डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे। लेविस कंसेप्ट, लेविस कंसेप्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी मतलब ये ना तो H पॉजिटिव के बारे में बात कर रही है, ना ही ये OH निगेटिव के बारे में बात कर रही है, ये एक्चुअली बात कर रही है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो लेविस थ्योरी ने एसिड्स को किस प्रकार से डिफाइन किया है? लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स कौन है? तो देखो, इसके ना कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम इन चीजों को पढ़ेंगे। देखो, लेविस थ्योरी कहती है कि मेरे हिसाब से एसिड वो होगा जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। अब ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता कैसे है ये आप गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो? गिन सकते हो ना, वो तो पढ़ा था यार चौथे चैप्टर में, वो तो आना ही चाहिए। यूजुअली या फिर कह सकते हैं जनरली ये कैटायंस होते हैं। जनरली जितने भी आपको कैटायंस देखने को मिलते हैं आप उनको लेविस में डाल सकते हो। मैंने जनरली वर्ड यूज किया, ऑलवेज नहीं किया है। ठीक है, अच्छा, जो सेंट्रल एटम होता है शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, उनके पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और उसके अलावा आप लोगों के ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, वो लोग भी आपके किसमें नहीं, मल्टीपल बॉन्ड्स में नहीं आते। रुको, इसको बाद में लिखवा देती हूँ, वाला पॉइंट, डी वाले पॉइंट को अलग से एक्सप्लेन करके। तो देखो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जनरली कैटायंस शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। दीज आर द कंडीशंस बाय विच यू विल कॉल एन एसिड एज एन एसिड। आप उसको एक एसिड बोलोगे कि हाँ तुम एक एसिड हो। ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम एक एसिड हो। अब लॉरी और ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से जो H प्लस OH निगेटिव का जो कंसेप्ट चलता था उसको भूल जाओ। लेविस कहता है मेरे हिसाब से जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेप्ट करती है उसको हम कहते हैं एसिड। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, बेसिकली जो स्पीशीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, जो इलेक्ट्रॉन की भूखी है, उस पर्टिकुलर स्पीशीज को हम क्या कहेंगे? एसिड। और बेस वो किसको कहता था? बेस उसे कहता था जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच है, या फिर जो रिच है और जिसको अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, ठीक है, जिसको अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की बहुत इच्छा है। तो यूजुअली लेविस बेस वो होते हैं जिन लोगों का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये सबसे टॉप क्राइटेरिया है।
ठीक है, लेविस बेस बनने का कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उनका वो जो इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की बात चल रही है, शुड नॉट इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन। ठीक है, शुड नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ऐसा लिख देती हूं मैं, वो रेजोनेंस नहीं करने वाला होना चाहिए। वो ऐसा इसीलिए, आगे आप एरोमेटिक कंपाउंड्स में उसको पढ़ोगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन लोन पेयर नहीं है, ठीक है, तो नहीं चलेगा। ठीक है, ऑक्टेट जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे पूछा कि CH4 क्या ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज लेविस बेस बन सकती है क्या, तो आप उसमें जवाब दोगे नहीं। क्यों? इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, कंडीशन ए तो इसकी सेटिस्फाइड है, लेकिन तुम उसमें बोलोगे कंडीशन नंबर सी इसकी अनसेटिस्फाइड है ना, इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो ये आप लोगों का एक क्या नहीं बन सकती, लेविस बेस नहीं बन सकती। कई बार आपको ऐसे कार्बीन वाले एग्जांपल दिखेंगे, इसे कार्बीन कहते हैं। कई लोग इसको इसी में कंफ्यूज कर लेते हैं कि हाँ लोन पेयर दिख रहा है तो चलो बड़े मजे से इसको लेविस बेस बोल देते हैं। तो भाई लोन पेयर दिख रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, बट कंडीशन नंबर ए सेटिस्फाइड नहीं है ना, इसका ऑक्टेट डे कंप्लीट नहीं है, इसके पास तो सिर्फ सेक्सटेट है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब आप उस पर्टिकुलर स्पीशीज को कहोगे कि हाँ तुम लेविस एसिड हो या फिर तुम लेविस बेस हो, कंडीशंस उसकी पूरी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है कंसेप्ट लेविस एसिड का। तो लेविस एसिड क्या है? एक ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, और लेविस बेस एक ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर सकती है। ठीक है, जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट में हम कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, तुम्हें पता ही है। BF3 अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखो, क्या यहाँ पे तुम्हें इसके अंदर क्या कोई H दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बट स्टिल ये एक एसिड है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगी, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ये रखेगी अपने पास, एक्सेप्ट करने के लिए तत्पर है बहुत कि हाँ मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करूंगी। ठीक है, सिमिलरली SO2 ये भी आप लोगों का लेविस एसिड है। SnCl2 ये आपका लेविस एसिड है। ठीक है, ये देखो ये लेविस एसिड की कैटेगरी में आ गए, है ना। जनरली कैटायंस होते हैं, तो कैटायंस में आपने ले लिया कॉपर 2+ ले लिया, है ना, आपने ले लिया Fe3+। Fe3+ का मतलब क्या है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के उसके ऑर्बिटल्स को खाली कर दिया गया, तो इसका मतलब उसके पास और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की जगह है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रखेगी, क्यों नहीं रखेगी। ठीक है, ऑक्टेट जिनके कंप्लीट होते हैं उनको हम लोग लेविस बेस के जैसे ट्रीट करते हैं, या जो जनरली, अच्छा मैंने इसमें डी पॉइंट मैंने लिखवाया नहीं है, यहां लिख लेते हैं डी पॉइंट। डी पॉइंट की ये लोग जनरली अनायंस होते हैं, क्योंकि अनायंस के पास क्या होता है, उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे जो मैंने ये एग्जांपल लिख के दिया, कार्बीन, कार्बीन आपका लेविस बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जनरली अनायंस में लाइक F- फ्लोराइड आयन, है ना, साइनाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये आपके कौन हो गए, लेविस बेस। ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए, लोन पेयर भी होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब अमोनिया बताओ, अमोनिया तो अनायन नहीं है, लेकिन अमोनिया को हम लोग रखेंगे किसमें, लेविस बेस की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि अमोनिया का ऑक्टेट भी कंप्लीट है और अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर भी है। अमोनिया का ऑक्टेट भी कंप्लीट है और अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर भी है। तो इस तरीके से लेविस एसिड और लेविस बेस को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी, तुम और भी एग्जांपल डाल सकते हो। कैटायंस में तुम चाहो तो यहाँ पे H+ लिख दो, Na+ लिख दो। ये सारे कैटायंस क्या है, लेविस एसिड्स। जिन मॉलिक्यूल्स के पास डिफिशियंसी होती है, BF3, SO2, SnCl2, BeF2, AlCl3, बहुत सारे, जितनों का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, सभी के सभी लेविस एसिड है। ठीक है, उनके सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, जैसे SF4। कैसे मैंने कहा SF4, सल्फर ने फिलहाल बताओ अपनी कोवैलेंसी कितनी रखी है, 4। सल्फर मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी दे सकता है, 6। मतलब सल्फर अभी भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी तक पहुंचने के लिए, तो इसका मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ऐसे लोग भी लेविस एसिड कहलाएंगे। PF3, फास्फोरस की फिलहाल कोवैलेंसी कितनी है, 3। फास्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है, 5। तो इस हिसाब से फास्फोरस भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अब अगर किसी को मेरी यही बातचीत समझ में नहीं आ रही है
कि कोवेलेंसी क्या बोल रही है ये, तो यार मैं अब क्या बोलूँ तुम लोगों को। अगर तुम ये वाला सीन रखोगे आगे पार्ट और पीछे सपाट, तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तुम्हें पुरानी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। जब तुम्हें पुरानी चीज़ें पता नहीं रहेंगी तो उस हिसाब से तुम कैसे काम करोगे फिर, है ना। पुरानी चीज़ें पता नहीं रखोगे, आगे आगे पढ़ते जाओगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये हमने एसिड और बेस को लेकर जितने प्रवचन थे वो प्रवचन कर लिए कंप्लीट। थोड़े से क्वेश्चंस करने की बारी आ जाती है। अब जैसे तुमको पूछा गया, दिया गया है सल्फेनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड। अब ये जो सल्फेनिक एसिड है तुमसे पूछा जा रहा है ऑप्शन देकर कि ये अर्हेनियस एसिड है, स्पेलिंग कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, कि ये आपका लेविस बेस है, या फिर ये आपका कुछ भी नहीं है, या फिर डी ऑप्शन ये आपका बोथ है। तो सल्फेनिक एसिड पहले तो किस बला को कहते हैं ये पता होना चाहिए। फिलहाल तुमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर उतना पढ़ा नहीं है। लेट से अगर पढ़ा भी है कुछ लोगों ने तो उन लोगों को पता होगा कि ये वाली चीज एक बेंजीन रिंग का यहाँ पे SO3H ग्रुप होता है और यहाँ पे NH2 लगा हुआ रहता है, इसे कहते हैं सल्फेनिक एसिड। कॉमन नेम है सल्फेनिक एसिड उसका। अब बताओ ये कौन हुआ। तो अगर तुम इसकी नजर से देखोगे, इस SO3H की नजर से, तो ये H+ को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। और अगर कोई स्पीशीज अपने अंदर से H+ लूज कर सकती है तो वो एक अर्हेनियस एसिड तो होगी। अगर आप इसकी नजर से देखोगे तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये क्या कर सकता है, लोन पेयर क्या कर सकता है, बताओ लोन पेयर क्या कर सकता है, लोन पेयर क्या कर सकता है, ये अपने लोन, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना। ये सब चेक करते आना चाहिए, बेसिक रूल से केमिकल बॉन्डिंग के नहीं आते हैं तो जाके वाली वीडियोस वापस से देखो। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है प्लस इसके पास लोन पेयर भी अवेलेबल है, बराबर। तो देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि हाँ यार ये तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उसको लेविस बेस भी कहते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है डी फॉर डॉग। ठीक है, ये दोनों काम कर सकता है, ये एज अ लेविस बेस भी काम कर सकता है, ये एज अ अर्हेनियस एसिड भी काम कर सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लिया, आपको पूछा गया कि जो अमोनियम आयन है, ठीक है, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन खुद क्या है, एक लेविस एसिड है, ठीक है, वो एक लेविस बेस है, ठीक है, वो एक ब्रॉन्स्टेड एसिड है, ठीक है, कि वो आपका एक ब्रॉन्स्टेड बेस है। तो पहले अमोनियम आयन किस बला को कहते हैं वो बताओ। अमोनियम आयन इज NH4 पॉजिटिव, बराबर। अब मुझे एक बात बताइए, लेविस बेस का मतलब क्या होता है। लेविस बेस का मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, जो कि NH4 पॉजिटिव का है, लेकिन उसके पास लोन पेयर एटलीस्ट एक अवेलेबल होने चाहिए। अब NH4 पॉजिटिव के पास लोन पेयर तो ना है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लायक ही नहीं है, तो भाई तुम ये तो नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा, लेविस एसिड कौन होता है, लेविस एसिड उस स्पीशीज को कहते हैं जिसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है ना। तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये तो ए फॉर एप्पल भी नहीं हो सकता। अब सुनो, लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और ए फॉर एप्पल को टिक कर देते हैं। क्यों बोलते, मैडम आप ही ने तो कहा था कि कैटायन होना चाहिए। देखो मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे उसमें कहीं पे भी, मतलब हर जगह आपको मैंने सिंपल कैटायंस लिख के दिए, मिक्स्ड कैटायंस मैंने कहीं नहीं लिख कर दी, मैं रेडिकल्स नहीं लिख के दी हूँ। रेडिकल्स की अगर बातचीत हो रही है, या रेडिकल्स का मतलब इस प्रकार के, ये कहा गया एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है, यानी कि अगर एज अ मॉलिक्यूल अगर बातचीत आप कर रहे हो तो उसका सबसे पहला रूल है जो चेक करने का, वो ये है कि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। अगर वो अकेला होता, लेट से अगर नाइट्रोजन अकेला होता, लेट से अगर हाइड्रोजन अकेला होता और फिर उन पे अगर पॉजिटिव होता, तो तुम उनको बोल देते कि हाँ तुम एक लेविस एसिड हो। एज अ मॉलिक्यूल अगर वो आ रहे हैं तो पहले ऑक्टेट उनका चेक करोगे। अब बात आती है ब्रॉन्स्टेड एसिड है कि ब्रॉन्स्टेड बेस है। तो ब्रॉन्स्टेड बेस किसको कहते हैं, जो H+ एक्सेप्ट करता है। अब H+ को एक्सेप्ट करने के लिए लोन पेयर होना चाहिए, शुड हैव लोन पेयर, है ना, उसके बाद लोन पेयर होना चाहिए। बेचारे नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर होता है, वो भी उसने एक H+ को एक्सेप्ट करके NH4 पॉजिटिव बना लिया, यानी कि अब इस स्पीशीज के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। अब कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या नहीं कर सकता, कैनॉट एक्सेप्ट।
अब वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता H प्लस को, तो ये D भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा, वो कौन है? C। तो हमने अभी तक, तुम्हें ऐसा लगेगा कि प्रवचन प्रवचन पढ़े, बट उन प्रवचन को जब तुम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, चीज़ें थोड़ी सी क्वेश्चन करते वक्त अलग लगती हैं और पढ़ते वक्त आपका अलग लगती है। अब जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन तुम लोगों के पास ये टपक कर आ गया, आपको कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, अभी जितने दे सकती हूँ मैं उतने तो दे ही देती हूँ। आपको कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, उस रिएक्शन में पूछा गया कि बताइए इनमें से किस रिएक्शन में NH3 क्या करता है? एज ए एसिड काम करता है, बताओ। अब ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए गए, NH3 प्लस H पॉजिटिव, एरो देकर NH4 पॉजिटिव। बी ऑप्शन में NH3 की रिएक्शन करवा दी Na यानी कि सोडियम के साथ, वहाँ पे बन गया NaNH2 प्लस H2। ये सी ऑप्शन आ गया, NH3 की रिएक्शन करा दो HCl के साथ, प्रोडक्ट बन गया NH4Cl। और डी ऑप्शन आएगा नन। अभी बहुत ही शांत दिमाग से पहचानेंगे। पहले तो पॉज कर लो वीडियो, खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ठीक है, और उसके बाद डिसाइड करना, फिर मतलब टैली करना कि तुम्हारा आंसर मेरा आंसर मैच कर रहा है क्या। तो पहले ऑप्शन में आते हैं। पहली बात तो एसिड के जैसे बिहेव करने का मतलब ही क्या होता है? अगर तुम अपनी 10th क्लास की जानकारी को अपने दिमाग में रट्टा मार के रखोगे कि नहीं, एसिड मतलब तो वो जो अपने अंदर से दे H पॉजिटिव आयंस, तो इस हिसाब से यार तुम्हें लगेगा कि नहीं कोई भी एसिड नहीं होगा, या फिर तुम्हें लगेगा नहीं कोई भी बेस नहीं होगा। तो अर्हीनियस का जो कंसेप्ट है ना, वो हो गया है पुराना। तुम्हें एसिड और बेस कभी भी पहचानने को बोले तो ज्यादातर टाइम्स तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए लॉरी का कंसेप्ट और लेविस का कंसेप्ट, बस। तो लॉरी के कंसेप्ट के हिसाब से H पॉजिटिव उसको कहते हैं जो H देता है। रिएक्शन नंबर 1 में NH3 ने H पॉजिटिव को क्या करके रखा है? एक्सेप्ट किया है, तभी तो NH4 पॉजिटिव बना। तो ये इस केस में NH3 एज एन एसिड बिहेव नहीं कर रहा, यहाँ पे वो एज अ बेस बिहेव कर रहा है, बराबर। अच्छा, सिमिलरली नीचे आ जाओ C फॉर कैट वाले ऑप्शन में। थोड़ा सा तुम लोगों का दिमाग को घुमाने के लिए उस ऑप्शन को रखा गया है, अदरवाइज पहले ऑप्शन में और उस ऑप्शन में कोई अंतर नहीं है, दोनों ऑप्शन सेम है। NH3 ने HCl के साथ रिएक्शन की और प्रोडक्ट बनाया NH4Cl। NH4Cl इज नोन एज अमोनियम क्लोराइड, यानी कि बेसिकली यहां पर भी तो NH4 पॉजिटिव ही प्रोड्यूस हुआ ना। NH3 ने खुद को किस में कन्वर्ट कर लिया? NH4 पॉजिटिव में। यही तो हो रहा था ऊपर भी। तो ए ऑप्शन में और आप लोगों के नीचे वाले सी ऑप्शन में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। सो देयरफॉर ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। अब बचता है बी फॉर बॉल। तो बी फॉर बॉल में NH3 पहले NH3 था, प्रोडक्ट में जाने के बाद वो NaNH2 बन गया। NaNH2 का मतलब होता है NH2 निगेटिव, बराबर। NaNH2 का मतलब क्या होता है? NH2 निगेटिव। जैसे अगर मैं बोलूंगी कि CuSO4 में SO4 2 निगेटिव है, तो इसमें किसी को बिजली का झटका तो नहीं लग रहा है ना, राइट? उसमें किसी को बिजली का झटका नहीं लग रहा है। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो वैसे ही NH2 नेगेटिव। तो अब मुझे बताओ, उसने NH3 के पास 3 हाइड्रोजन थे, अब प्रोडक्ट में जाते जाते उसके पास 2 हाइड्रोजन है, यानी कि H उसने क्या किया? लूज किया। अब क्योंकि उसने H लूज किया, सो देयरफॉर जो स्पीशीज अपने अंदर से H लूज करती है उसी स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का एसिड, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का एसिड, ठीक है, बस खत्म। इसी तरीके से सिंपल सी चीज है, उसे कर लोगे, है ना। जैसे एक छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने सवाल और ले लेते हैं। तुम्हें क्या करना है? कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, किसका? SO42 नेगेटिव का, NH2 नेगेटिव का, F नेगेटिव का, ठीक है। एक और क्वेश्चन, तुम्हें क्या करना है? कॉन्जुगेट बेस लिखना है, किसका? HNO2 का, H2CO3 का
और HClO4 का। फिर तुम्हें क्या करना है, कॉन्जुगेट, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, कॉन्जुगेट, एक मिनट, एसिड लिखना है और साथ ही साथ में तुम्हें कॉन्जुगेट बेस भी लिखना है। किसका, ऑफ एम्फोटेरिक स्पीशीज का। अब देखो एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो आपका दोनों के जैसे बिहेव करती है। तो इससे कम से कम इस एग्जाम्पल से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी स्पीशीज एम्फोटेरिक होती हैं, है ना, ताकि कल को ऑप्शन में अगर पहचानने को आ गया कि पहचानो कौन एम्फोटेरिक, तो कल से कम तुम पहचान तो सको। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, लिख लोगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। कल जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो ये वाली चीज़ मैं बता दूंगी, बस खत्म। ये इतना सिंपल सा था, और तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दुख दर्द, कोई डाउट और तकलीफ वाली पार्ट इसमें होना चाहिए। सब कुछ इजी रहता है, उसको बस दिन का दिन पढ़ते जाना। अभी तक आयोनिक इक्विलिब्रियम में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जो तुम्हें कठिन लगे। अभी तो कठिन चीजें शुरू होने की है, pH, KW, KA, KB, ये तो मैं पढ़ाने की हूँ। कल पढ़ेंगे ना हम लोग KA, KW, इनके बीच का रिलेशनशिप। कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो मैं बता देती हूँ क्या है। कल हम लोगों को टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पढ़ने हैं, ठीक है, कि कितने टाइप्स ऑफ के सॉल्वेंट हैं आपके पास। दूसरा हमें लेवलिंग इफेक्ट पढ़ना है, और तीसरा हमें कल कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ना है। ये 3 चीजें पढ़ेंगे। इन 3 चीजों की थ्योरी कंप्लीट होने के बाद फिर अगले दिन, दैट इज ऑन वेडनेसडे, हम पढ़ेंगे के क्या होता है, केबी क्या होता है, KW क्या होता है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पहले पढ़ेंगे वेडनेसडे को, और फिर थर्सडे को KB, KW के बीच का रिलेशनशिप, और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे आपके न्यूमेरिकल्स में बढ़ेंगे ये इस तरीके से। तो अभी तो देखो थ्योरी पार्ट भर भर के है, एकदम भर भर के है तुम्हारे पास, ठीक है। थ्योरी पार्ट तो अभी कम हुआ ही नहीं है, ठीक है, अभी कम हुआ ही नहीं है, अभी तो थ्योरी पार्ट बहुत सारा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ी मत करना। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस चीज को लगे तो थोड़े बहुत क्वेश्चन और करके मैं ओवर करती हूँ। एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विच इज इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनकरेक्ट ऑप्शन में आप कैसे मार्क करोगे, देखो ये आपको कुछ चीजें दी हुई हैं। अपना पॉज करोगे और पॉज करके देखोगे कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। चलो आ जाओ, बताओ क्या आएगा इसमें आंसर, कौन कौन से ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट हैं। तो पहला वाला जो तुमसे पूछ रहा है BOH3 बोरिक एसिड, वो OH नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा और BHOH4 नेगेटिव बनाएगा। मैंने अभी अभी ऊपर बताया था, तो ये तो करेक्ट है। जो कि BOOH होल थ्राइस 3 को हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने अंदर से 3 H पॉजिटिव देगा, बट वो नहीं देता है, वो बल्कि पानी से OH नेगेटिव ले लेता है। AlF3 HF के साथ रिएक्ट कर रहा है और H3 AlF6 बना रहा है। मतलब बेसिकली आपके Al ने क्या किया, H को एक्सेप्ट किया, है ना, यही मैं कहना चाह रही हूं। तो Al क्या H को एक्सेप्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये बिल्कुल करेगा, तो ये भी सही ऑप्शन हुआ। SiCl4 और H2O, ये रिएक्शन हो गई और इसने बना लिया SiOH4। तो इसमें क्या हुआ, इसने भी H को एक्सेप्ट किया, क्या वो ऐसा कर पा रहा है, हाँ कर पा रहा है। क्यों, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन क्योंकि सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये भी कर लेगा। अब इसमें लोग मान लेते हैं, इसको कर देते हैं रॉन्ग। क्यों इसको रॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से कार्बन जो है, ठीक है, आप लोगों का एक तो कंप्लीट ऑक्टेट में भी आ जाता है, प्लस उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं होता। तो देयरफॉर वो लोग इसको मार्क कर देते हैं कि डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। देखो आपके पास सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम दोनों में से किसी ना किसी एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी वैकेंट ऑर्बिटल क्लोरीन के पास है, तो ये भी है। तो इसमें मतलब कोई भी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है। तो आप कोई मल्टीपल रिएक्शंस रट्टा मार के तो रख नहीं सकते ना कि इतनी सारी रिएक्शन रट ली है हम लोगों ने, बराबर। जो रिएक्शंस आपको दी जाती हैं उनमें आपको इस तरीके से लॉजिक चला चला के अपनी खोपड़ी को चलाना पड़ता है।
रिएक्शंस रट रट के काम नहीं किया जा सकता, ठीक है, याद रखोगे, रट्टा मार के नहीं। तो कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा, पहला लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर रहेगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट रहेगा, और उसके बाद तीसरा कॉमन आयन इफेक्ट तो नहीं, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर लगे तो हम लोग देख लेंगे। और केबी केबीसी ये सब क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोगों को कल कवर करनी है, ठीक है। तो दिस वॉज द पार्ट ऑफ टूडेज आयोनिक इक्विलिब्रियम। इन केस अगर तुम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट पैदा होता है तो उसमें पूछोगे, मुंह बंद करके बैठने का नहीं, ठीक है। चलो फिर इसको भी ओवर करते हैं। अच्छा रुको, ओवर करने से पहले एक बार तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी जरा देख लें कि ये चीज किस हद तक दी हुई है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको भी एक बार कंपेयर कर लेना चाहिए। उसमें जो कोविड वाले हैं वो अपना देख लेना यार, क्या डिलीटेड है क्या डिलीटेड नहीं है, क्योंकि बहुत कंसेशन मिल गया तुम लोगों को तो इस साल के बोर्ड एग्जाम देने के लिए काफी ज्यादा। तो देखो अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड, ये तो हम लोगों ने आज ही कर लिया। एसिड और बेस अरेनियस के हिसाब से क्या होता है, ब्रॉन्सन लॉरी थ्योरी ये भी पढ़ लिया, ठीक है। और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ये भी बता दिया, लेविस की थ्योरी ये भी बता दी। ये वाली चीज मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ किसमें, आपकी केमिकल बॉन्डिंग में। ये जो रिएक्शन दी है ना, ये कोऑर्डिनेट, ये लोन पेयर्स इस H को एक्सेप्ट कर लेते हैं और देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए, है ना, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। और इस रिएक्शन के बेसिस पे तुमको एक मैंने MCQ भी दिया था और उसको सॉल्व करके भी बताया है, ठीक है। अच्छा ये यूज योर ब्रेन पावर जरा अपनी करना, इससे हो सकता है कल को कोई असर्शन रीजनिंग का सवाल आ जाए, ठीक है। अच्छा एम्फोट्रिक नेचर ऑफ वाटर, इस पे भी बात कर चुके हैं। अब कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लेवलिंग, अच्छा ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कर चुके हैं। टॉपिक्स तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे बट ऊपर नीचे रहेंगे, ठीक है। अभी